हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक बार फिर से असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आ गई है, यानी कि उन्होंने नोटिफिकेशन डाल दिया है, जिसका फॉर्म अगले महीने से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि इन्होंने टोटल 240 यानी कि 240 पोस्ट इन्होंने दिया है नोटिफिकेशन में। अगर हम बात करें कि इस पोस्ट की जो है तैयारी कैसे करें, क्या क्वालिफिकेशन है और क्या ऐसा करें कि जिससे एग्जाम 100% कंफर्म हो जाए, पेपर को 100% क्वालिफाई करने के लिए क्या करें, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं, थोड़ा सा इस पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में बात करें तो इन्होंने असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट अकाउंटेंट है। कैटेगरी जनरल कैटेगरी में इन्होंने 109 पोस्ट दे रखा है। मतलब अगर आप दूसरे स्टेट से भी अप्लाई करेंगे तो आपको एज अ जनरल अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में। और आप स्टेट में भी अगर आप रिजर्वेशन नहीं है आपके पास तो आप जनरल में ही अप्लाई कर रहे हैं। बाकी ईडब्ल्यूएस में 24 पोस्ट दे रखा है, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग होते हैं उनको 24 दे रखे हैं। ओबीसी में 56 सीटें हैं, एससी में टोटल 48 पद है और एसटी में टोटल 3 पद है। और इन्होंने नोटिफिकेशन में यह साफ कर दिया है कि अगर हमें एसटी के कैंडिडेट्स मान लीजिए नहीं मिलते हैं, मान लीजिए 3 पोस्ट एसटी की है और एसटी के कैंडिडेट्स बाई चांस नहीं मिलते हैं, तो वो सीटें हम दे देंगे किसको, एससी कैंडिडेट को। और वाइस वर्सा, अगर मान लीजिए वही चीज यहां भी होता है कि हमें एससी के कैंडिडेट्स बाई चांस नहीं मिलते हैं, तो वो सीटें हम किसको दे देंगे, एसटी के कैंडिडेट्स को दे देंगे। अगर हम पोस्ट के बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करें तो देखिए, पोस्ट का नाम है जो है असिस्टेंट अकाउंटेंट, सहायक लेखाकार, ग्रुप सी समूह ग का नौकरी है ये उत्तर प्रदेश में। कंपलसरी एजुकेशन इन्होंने कह रखा है, यानी कि अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इन्होंने बीकॉम मांगा हुआ है, यानी कि ग्रेजुएशन इन कॉमर्स बोला है। ग्रेजुएशन इन कॉमर्स बोले तो आपको आपके पास या तो बीकॉम ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। सैलरी स्ट्रक्चर इन्होंने बोला है कि मैट्रिक्स लेवल 5 में आपको सैलरी दिया जाएगा, जो कि 29,800 रुपए से 94,300 रुपए के पास होगा। और यहाँ पे आप मान के चलिए कि 40 के आसपास आपको जो है स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि जो एज लिमिट है वो 21 टू 40 ईयर्स, 21 से 40 वर्ष। लेकिन जो एज लिमिट कैलकुलेट किया जाएगा वो किया जाएगा 1 जुलाई 2021 से किया जाएगा। तो 1 जुलाई को आप देख लीजिएगा, आपका एज मिनिमम 21 होना चाहिए और मैक्सिमम 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें, आयु सीमा में जो छूट की बात करें तो इन्होंने एससी एसटी ओबीसी को 5 साल का दिया है। मतलब तीनों में 5 साल, आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं अगर उत्तर प्रदेश के, तो 5 साल का। एक्स सर्विसमैन में इन्होंने एज रिलैक्सेशन में ये बात कही है, आप जितने भी ईयर का सर्विस सेना में प्रोवाइड करेंगे प्लस 3 ईयर्स का हम आपको रिलैक्सेशन देंगे। मतलब कि मान लीजिए कोई एक है एक्स सर्विसमैन जिसने सेना में 5 साल की नौकरी की है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, 3 साल जोड़ देंगे, तो जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो 8 ईयर तक का मिलेगा। मतलब कि 40 साल तक तो एज लिमिट है और 8 साल का रिलैक्सेशन, यानी कि वो 48 साल के एज तक वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम टेस्ट के बारे में बात करें तो इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ये सीबीटी करने जा रहे हैं। और एग्जाम सेंटर भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 शहरों को चुना है, जो कि आपका आगरा है, लखनऊ है, मेरठ है, वाराणसी। तो आपको सेंटर ये चारों शहर के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो अपने हिसाब से अपना नियरेस्ट सेंटर देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप करिएगा। अगर हम इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पे इन्होंने जो पेपर का पैटर्न है उसको इन्होंने 2 पार्ट में बांट रखा है। एक तो पार्ट 1 है भाग 1 और दूसरा पार्ट 2 है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए, पार्ट 1 में इन्होंने कह रखा है कि डोएक ओ लेवल का कंप्यूटर नॉलेज आपके पास ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। डोएक बहुत पहले होता था, डोएक सोसाइटी हुआ करती थी, जो कि अब उसको NIELT जो है वो ओ लेवल करवाते हैं, तो उसकी जगह रिप्लेस हो चुका है। तो डोएक ओ लेवल का जो पुराना वाला डोएक चलता था, डोएक सोसाइटी, उसके सिलेबस को इन्होंने क्या रखा है कि डोएक ओ लेवल का कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए आपको। और 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर टोटल होगा। निगेटिव मार्किंग इन्होंने 1/4 दे रखी है, माइनस मार्किंग 1/4 दे रखी है, और सही प्रश्नों के लिए आपको +1 मिलेगा, मतलब 1 नंबर मिलेगा। और गलती से अगर आप गलत करते हैं तो -1/4 हो जाएगा। और इन्होंने ये भी कह रखा है कि आपको पार्ट 1 में भाग 1 जो पेपर है डोएक ओ लेवल कंप्यूटर नॉलेज में, इसमें मिनिमम 50% स्कोर करना है, तभी आपका पेपर 2 के नंबर गिने जाएंगे। यानी कि पेपर 2 आपका तभी चेक होगा, पेपर 2 की कॉपी तभी चेक होगी, यानी कि उसका स्कोर आपको तभी मिलेगा जब पेपर 1 में आपका मिनिमम 50% से ऊपर स्कोर होना चाहिए।
यानी कि आप ये मान के चले कि यहाँ आपको 25 नंबर तो किसी भी हाल में स्कोर करना है, तभी आपको इस पेपर में सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, नहीं तो आपको सिलेक्शन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। पेपर 2 में इन्होंने कह रखा है कि एक जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का सिलेबस होगा, यानी कि सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी, अरिथमेटिक यानी कि जो नॉर्मल एप्टीट्यूड होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। बाकी अगला इन्होंने दे रखा है अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, लेखा, लेखा परीक्षा और आयकर। ये तीनों मिलाकर के 150 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, जो कि एक एक नंबर के होंगे, जो टोटल मिलाकर के 150 होंगे, और आपका टोटल 200 नंबर का पेपर होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ भी दिया जाएगा। अगर हम डिटेल्ड सिलेबस की बात करें तो डिटेल्ड सिलेबस देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट 1 की बात करें तो जिसमें मैंने बताया था कि 50 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के होंगे और पूरा पेपर जो है 50 नंबर का होगा, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि 25 नंबर लाना है, यानी कि 50 का 50%, 50 का 50% यानी कि 25 नंबर लाना आपको अनिवार्य है, तभी आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। जिसमें कि जो सिलेबस है डोएक ओ लेवल का, जो पुराना वाला सिलेबस था, उसमें कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, यानी कि आप ऑफिस पूरा पढ़ के जाइएगा। देखिए एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, ऑफिस आप पूरा एक बार बढ़िया से देख के जाइएगा। आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइन, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज। देखिए आज की डेट में तो अब ये सब चीजें इस्तेमाल नहीं होती हैं, पाइथन वगैरह आ गया है, लेकिन फिर भी इन्होंने डोएक ओ लेवल कह रखा है, यानी कि आप पुराना सिलेबस ही पढ़ के जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू आईसीटी रिसोर्सेस, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया एप्लीकेशन ऑफ डॉटनेट टेक्नोलॉजी, ये जो है पार्ट 1 कंप्यूटर जो है भाग 1 में इन्होंने ये सिलेबस दे रखा है। दूसरे भाग की बात करें, पार्ट 2 की बात करें, तो इन्होंने जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का जो सिलेबस दे रखा है, उसमें आपको इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के सिलेबस में वोकैब वाला पोर्शन देख लीजिएगा बढ़िया से, ग्रामर पूरा देख लीजिएगा, नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, जो भी आप देख सकते हैं ग्रामर बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने जनरल इंग्लिश मेंशन कर रखा है और जनरल इंग्लिश का मतलब ज्यादा भी हो सकता है और जनरल इंग्लिश का मतलब कम भी हो सकता है। उसके बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर, एंटोनिम्स देख लीजिएगा, आर्टिकल्स देख लीजिएगा, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड क्वेश्चन टैग भी देख लीजिएगा आप एक बार। उसके अलावा वर्ब, टेंस और मोडाल ऑक्सिलरीज, ये भी वर्ब होता है, वर्ब का टाइप होता है, इसको भी बढ़िया से देख लीजिएगा। इसके अलावा जनरल हिंदी में जो सिलेबस है वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब जो नॉर्मल आपने पढ़ रखा है स्कूल में, समास, क्रिया विशेषण, उपसर्ग और प्रत्यय, विपरीतार्थक शब्द, संधि तथा संधि विच्छेद, अनेकार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रिक्त स्थान की पूर्ति जो फिल इन द ब्लैंक्स आता है वो भी देख लीजिएगा, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, वर्ण, वर्तनी और उच्चारण बढ़िया से देख लीजिएगा। बाकी पर्यायवाची शब्द मैंने आपको बता दिया, मुहावरे देख लीजिएगा, उपसर्ग भी देख लीजिएगा, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, मतलब जो वर्ड्स होते हैं उसमें अशुद्धियां होती हैं, उसे भी बढ़िया से देख लीजिएगा। जो अगला सिलेबस है अरिथमेटिक का, उसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है, अरिथमेटिक बस दे रखा है, उसमें उन्होंने अंदर का सिलेबस कुछ भी मेंशन नहीं किया है, यानी कि आपको पूरा अरिथमेटिक देख के जाना ही पड़ेगा, जिसमें आपको पूरा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट देख लीजिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन वाला पोर्शन, नंबर सिस्टम बढ़िया से देख लीजिएगा, जो संख्या प्रणाली होती है, यानी कि एपीजीपी वाला पोर्शन भी बढ़िया से करके जाइएगा, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस भी देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले बार जो पेपर हुआ था उसमें कुछ सवाल यहां से देखने को मिले थे। डेटा इंटरप्रिटेशन देख लीजिएगा, जो कि यूपी पेट में इसके ऊपर बड़े बड़े सवाल बने थे। उसके अलावा जो आपका अगला पोर्शन है जो कि कहता है अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी में उन्होंने जो टॉपिक उन्होंने मेंशन कर रखे हैं उसमें कहा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो अकाउंटेंसी पढ़े होंगे उनको पता होगा ये ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है। साथ में बैलेंस शीट, यानी कि व्यापार और लाभ और हानि खाते और बैलेंस शीट, ये वाला पोर्शन आप बढ़िया से देख के जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक वाला पोर्शन है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स एंड सेक्शनल बैलेंसिंग, ये आपने ग्रेजुएशन जिन्होंने बीकॉम किया होगा वहां पे ये चीजें पढ़ी होंगी। साथ में कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पूंजी और राजस्व, प्राप्तियां और भुगतान, आय और व्यय खाते। ये आपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, वो संगठन जो फायदे के लिए काम नहीं करते हैं उनका जो बही खाता बनता है उसे ही बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजन के बारे में, यानी कि डेप्रिसिएशन के बारे में भी देखना है और रिजर्व और प्रोविजन जो भी कंपनी बनाए जाते हैं उसके बारे में भी देखना है। ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट भी देख लीजिएगा बढ़िया से, ये बीकॉम के जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक होगी आपके पास उसमें दे रखा है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली, ये भी देख लीजिएगा।
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैलेंस शीट फॉर्मेट्स एंड क्लासिफिकेशन। जो बैलेंस शीट के दोनों फॉर्मेट है उसको बढ़िया से देख लीजिएगा, और भी उसके अंदर जो जितने टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं उसको भी बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। बाकी जो आपका ऑडिटिंग वाला जो सिलेबस है, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, इसमें इन्होंने बहुत छोटा सिलेबस दे रखा है, ठीक है, क्योंकि इनको जो काम आपसे करवाना है सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में इन्होंने पूछ रखा है। जैसे कि इन्होंने ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट पूछ रखा है कि आप लेखा परीक्षा जो की जाती है उसका उद्देश्य क्या होता है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, वाउचिंग और सत्यापन जो होता है उसके बारे में, राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स, ठीक है, लेखा परीक्षक जो होते हैं उनके अधिकार क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं और दायित्व क्या होता है। उसके बाद इन्होंने ना ये 3 टॉपिक तो ऑडिटिंग से दे रखा है, बाकी जो 2 टॉपिक है इन्होंने इनकम टैक्स का दे रखा है। इनकम टैक्स में इन्होंने इनकम टैक्स एज अ बेसिक बता रखा है, सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स मेंशन कर रखा है, यानी कि आप यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस बढ़िया से देख लीजिएगा, आप यहाँ पे स्लैब रेट्स बढ़िया से देख लीजिएगा। उसके बाद इन्होंने दे रखा है कि प्रोविजंस पर्टेनिंग टू इनकम फ्रॉम सैलरीज एंड प्रोविजंस, ठीक है, इन्होंने एक जो है मेंशन कर दिया है कि आपको सारे हेड को नहीं पढ़ना है, सिर्फ सैलरी एंड प्रोविजंस को पढ़ना है, जो कि चैप्टर 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दे रखा है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको टीडीएस से रिलेटेड, जो आयकर विभाग में टीडीएस होता है, आपको पता होगा जो लोग जॉब करते हैं उनका टीडीएस काटा जाता है, तो वो टीडीएस काट करके जो जमा किया जाता है वो कैसे जमा किया जाता है, उसके प्रोसीजर के बारे में, उसके प्रोविजन के बारे में, यानी कि उससे संबंधित जो प्रावधान है और उससे रिलेटेड जो भी फॉर्म्स हैं, ठीक है, फॉर्म्स टू बी फिल्ड विथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये आपको बढ़िया से देख करके जाना है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्होंने कह रखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 28 अक्टूबर तक ओपन होगा, ठीक है, करीब करीब आपको 20 दिन का पूरा टाइम मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। जिसको ऑनलाइन पेमेंट करना है वो सिर्फ और सिर्फ 8 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में कर पाएंगे। जिसको ऑफलाइन पेमेंट करना है, यानी कि स्टेट बैंक के शाखा में जाके पेमेंट करना है, आपको 8 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक बात कही है कि जो चालान होगा ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए, बैंक से पेमेंट करने के लिए जो चालान होगा वो आप 28 तारीख तक ही डाउनलोड कर पाएंगे, उसके बाद डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप 28 तारीख को अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो चालान तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा ऑफलाइन, और उसको जाकर के अगले 2 दिन के अंदर पेमेंट कर दीजिएगा। लेकिन 28 तारीख तक इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने फॉर्म को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम इसके एप्लीकेशन की फीस की बात करें तो SC/ST अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो 826 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी कि जीएसटी इंक्लूडेड है, इसके अलावा आपको कोई अलग चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं या ओबीसी कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अगर उत्तर प्रदेश के हैं या अनरिजर्व्ड हैं यूपी से या बाहर से, 1180 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। फिजिकली डिसेबल्ड जो हैं बच्चे उत्तर प्रदेश के, उनको सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि इन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट फी के नाम पे इन्होंने मांग रखा है। इसके एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कह रखा है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, यानी कि दिसंबर का जो पहला सप्ताह, तो आप ये मान के चलिए कि दिसंबर का जो पहला सप्ताह है उसमें जो संडे है रविवार, ठीक है, जो संडे है रविवार वो आ रहा है आपका 5 दिसंबर को, तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास 5 दिसंबर तक का टाइम है तैयारी करने के लिए। और बाकी इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत बड़ी बात कह रखी है कि जो ओबीसी वाले हैं, ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं जिनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, वो 31 मार्च 2021 से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके पास 1 अप्रैल या उसके बाद के डेट का वो होना चाहिए ओबीसी का सर्टिफिकेट। आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर किसी महीने का हो या आप अभी भी बनवा सकते हैं, लेकिन 31 मार्च 2021 के बाद वो इशू हुआ होना चाहिए, ये उन्होंने वहां पे कह रखा है। तो जिसके पास नहीं होगा आप बनवा लीजिएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि भैया इस एग्जाम के बारे में तैयारी कैसे करें। देखिए आपके पास टोटल अभी सितंबर के महीने में ये मान के चलिए कि आपके पास 5 दिन बचे हुए हैं, अक्टूबर में मान के चलिए कि आपके पास बचे हैं 31 दिन, और नवंबर में आपके पास बचे हैं 30 दिन। टोटल मिला जुला करके होता है 66 डेज, यानी कि आप 66 दिन का प्लान बना सकते हैं, एक बढ़िया सा प्लान बना सकते हैं 66 डेज का। और ये एग्जाम इतना भी मुश्किल नहीं है कि 66 डेज में आप इसको क्रैक ना कर सकें। पोस्ट के चक्कर मत जाइए भाई, पोस्ट इतने कम है ज्यादा है, अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो बहुत आसानी से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और इन्होंने एक बात और कह रखी है कि जो टोटल 240 पोस्ट हैं, हम 2 टाइम्स कैंडिडेट्स को कॉल करेंगे, यानी कि 2 गुना बच्चों को हम शॉर्टलिस्ट करेंगे।
यानी कि जो रिजल्ट आएगा उसमें ये लोग टोटल 480 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। फिर डॉक्यूमेंटेशन के बाद कुछ लोगों को हो सकता है छाटे भी, हो सकता है कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट की कमी हो, उसके बाद ये फाइनली 240 लोगों को सेलेक्ट करेंगे। और अगर कोई इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है या तैयारी करने से रिलेटेड कोई टिप्स चाहिए या कोई नोट्स मटेरियल्स आपको नहीं पता चल रहा है बुक्स कौन सा लें, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको इसकी क्लासेस चाहिए, मतलब इस असिस्टेंट अकाउंटेंट के पूरे सिलेबस की क्लासेस करना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 दिन में इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो जरूर डालूंगा क्लासेस के रिगार्डिंग। बाकी आप बढ़िया से तैयारी करिए। अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच हमारा वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको कोई डाउट क्वेरी होता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल से अपडेट्स पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैंने जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पे लिंक दे रखा है, आप चाहें तो यहाँ नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। अगर आपको नोट्स मटेरियल्स कुछ भी चाहिए तो वहां से भी आप ले सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।